दोस्तों फायरबेस की होस्टिंग इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सिंपल आपने सबसे पहले फायरबेस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। सिंपल आप लिखोगे फायरबेस कंसोल और जो आपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए होंगे, जो कि आपने लास्ट अपने वीडियोज़ के अंदर क्रिएट किए हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, 7 डेज़ और 7 डेज़। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने वीएस कोड को ओपन कर लेना है, जहाँ पे आप रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल कर रहे हो। ये हमने प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल सा टाइटल लिखा है, 7 डेज़ फायरबेस प्लस रिएक्ट जेएस। साथ में मैंने अपना नाम लिख दिया बाबरली और साथ में लिख देता हूँ होस्टिंग, कि हमने इस ऐप को फायरबेस के ऊपर होस्ट करना है। उसके बाद आपने आ जाना अपने टर्मिनल के अंदर, अपने फ़ोल्डर के अंदर नेविगेट करने के बाद पहले आप कमांड लिखोगे npm इंस्टॉल, यहाँ पे npm इंस्टॉल -g, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप फायरबेस -टूल्स। ये वाली आपने कमांड लिख के एंटर कर देना है। थोड़ा-सा आपने वेट करना है, ये कमांड आपकी कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवाएँगे। जब ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने सेकंड कमांड लिखनी है फायरबेस लॉगिन और फिर आपने एंटर कर देना है। ये इस तरह से आपके पास एक कमांड एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर आपने एंटर प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र के अंदर एक लिंक ओपन करेगा। आपने जस्ट उसको ऑथेंटिकेट करवाना है ताकि आपके जो वीएस कोड है और फायरबेस दोनों आपस में लिंक हो जाए। आपने फिर इसको अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है, जिस अकाउंट के साथ आपका फायरबेस का अकाउंट बना हुआ है। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है कि आपकी फायरबेस लॉगिन होगी आपके टर्मिनल के अंदर सक्सेसफुली। उसके बाद आपने थर्ड कमांड यहाँ पे लिखनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड अच्छे से नज़र आए। अब उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है फायरबेस इनिट और होस्टिंग, यहाँ पे ये आपने कमांड लिखनी है। मैंने ऑलरेडी चूँकि होस्टिंग इस्तेमाल की हुई है, इसलिए मुझे एक और कमांड इस के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कमांड फायरबेस इनिट होस्टिंग को एंटर कर रहा हूँ। जब आप एक प्रोजेक्ट के अंदर ना मल्टीपल टाइम आप रिएक्ट को या मल्टीपल अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको होस्ट कर सकते हो, उसके सब डोमेन्स के ऊपर। ऑलरेडी ये हमें सब डोमेन एक प्रोवाइड करता है, उस सब डोमेन के भी हम कई सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। जब आपने ये इस कमांड को एग्ज़ीक्यूट करवाना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन एंटर करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अपना प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट उसके अंदर अपने इस ऐप को होस्ट करवाना चाहते हो या कोई आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना चाहते हो। तो जो आप करना चाहो, मेरे ऑलरेडी चूँकि प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं तो उन्हीं को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर इसको होस्ट करवाना चाहते हो। अब मेरे पास एक फर्स्ट वाला आ गया, एक सेकंड वाला आ गया, तो मैं इसको फर्स्ट वाले के ऊपर ही इसको होस्ट करवा सकता हूँ या सेकंड वाले को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ एरो कीज़ की मदद से। तो मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर प्रेस किया, फिर आपने थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे आपकी होस्टिंग को ये सेटअप करेगा। थोड़ा-सा बस ना आपने वेट करना है, क्योंकि आपकी जो ये कमांड्स हैं वो एग्ज़ीक्यूट होने में थोड़ा-सा टाइम लेता है। अब ये मुझे कह रहा है कि योर पब्लिक डायरेक्टरी इज़ द फ़ोल्डर अल्टरनेटिव टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी दैट विल कंटेन होस्टिंग असिस्टेंट अपलोडिंग फायरबेस डिप्लॉय। अब इसका मतलब ये है कि आप जिस अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करने वाले हो, जिस फ़ोल्डर को आप होस्ट होस्ट करने वाले हो पब्लिक फ़ोल्डर को, उसके अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी, वो होस्ट हो जाएँगी। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होता है पब्लिक, लेकिन बाद में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एंटर करूँगा और फिर मैं इसको अगेन ऐसे एंटर करता जाऊँगा और उसके बाद गिटहब नो, फिर उसको मैंने एंटर किया। अब आपने थोड़ा-सा वेट करना है, जब आपके पास ये कमांड भी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी फायरबेस इनिशियलाइज़ेशन कंप्लीट होगी। ये आपकी फायरबेस यहाँ पे बन गई, एक आपके पास बन गया इसका फाइल बन गई यहाँ पे, और ये आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा है प्रोजेक्ट का नेम। फिर उसके बाद फायरबेस जेसन ये आपके पास आ गई। अब यहाँ पे पब्लिक के अंदर इसने लिखा हुआ है पब्लिक फ़ोल्डर को यहाँ पे। अब चूँकि हम काम कर रहे हैं एनपीएम के अंदर और सॉरी रिएक्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनपीएम रन बिल्ड। अब देखो, डायरेक्टली रिएक्ट को ये एग्ज़ीक्यूट नहीं करवाएगा, क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट एंड है वो काम करता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जब हम लिखेंगे एनपीएम रन बिल्ड, तो हमारे पास एक अलग से फ़ोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे एक अलग से फ़ोल्डर बनेगा, चूँकि हमने यूज़ किया हुआ है इसको विच को, ये हमारे पास फ़ोल्डर बनाएगा डिस्ट के नाम से यहाँ पे, डिस्ट। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे होगे नॉर्मल रिएक्ट को, तो आपके पास ये फ़ोल्डर बनेगा पब्लिक नाम से, जो आपके पास यहाँ वाला नेम है। तो आप चाहे इसको यहाँ पे नेम दे दो पब्लिक या इसको यहाँ पे डिस्ट दे दो। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पब्लिक मैं यहाँ पे कर दूँगा डिस्ट फ़ोल्डर, ये वाला फ़ोल्डर, ठीक होगा? अब इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे सेव। अब मैंने इसको सेव कर दिया और अब ये आपके पास डिस्ट वाला फ़ोल्डर भी बन गया। डिस्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर आपके पास आपकी जो सारी कोडिंग है वो इसके अंदर होगी आपके पास। यहाँ पे index.html भी और बाकी जो फाइल्स हैं और बाकी आपके जो रिएक्ट का कोड है वो तो आपके पास ऑलरेडी नीचे ही है यहाँ पे, ठीक हो गया? अब जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपके पास एक कमांड होती है फायरबेस
होस्टिंग के लिए आप उसको सिंपली लिखते हो फायरबेस डिप्लॉय। लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं, मतलब इसके अंदर हमने कंटेंट चेंज किया है, फोल्डर का नाम भी चेंज किया है, तो हम यहाँ पे इसको जो पहली कमांड है ना, वो हम इसको लिखेंगे npm रन सर्व, मतलब हम इसको सबसे पहले सर्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फायरबेस और सर्व यहाँ पे। अब चूंकि सर्व का मतलब है कि इस फोल्डर को हम ऑनलाइन सर्व करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे फायरबेस सर्व लिखेंगे और आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये आपकी जो कमांड है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर आप इस डायरेक्टली फायरबेस डिप्लॉय लिख दोगे तब भी ये वर्क करेगी, ये नहीं कि तब वर्क नहीं करेगी। लेकिन इससे क्या होगा कि जो आपने चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को भी ये अपने अंदर एग्जीक्यूट करवाएगी। अब उस चेंजेस को एग्जीक्यूट करवाया यहाँ पे, अब थोड़ा सा आपने वेट करना है, जैसे ये कमांड आपकी कंप्लीट हो, ये आपकी कंप्लीट होगी। इसने मेरे पास ये एक यूआरएल दे दिया और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास लोकल होस्ट पे इसने इसको ओपन कर दिया यहाँ पे 7 डेज फायरबेस प्लस रिएक्ट जेएस बाबरली होस्टिंग। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट था इसने उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे हमारे पास ओपन कर दिया हमारे लोकल पीसी के अंदर। अब हमें पता चल गया कि हमारा कोड यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। फिर आपने इसको कंट्रोल सी कर लो वापस से, अब यहाँ पे लिखो आप फायरबेस और डिप्लॉय, यहाँ पे फायरबेस डिप्लॉय करो तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये फायरबेस पे भी होस्ट हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन भी होस्ट हो जाएगा और आपके पास लोकल अपने जो मशीन है उसके अंदर भी आप इसको चला सकते हो। जब लोकल चलाओगे तो आप सिंपली इसके लिए फायरबेस और सर्व का कमांड यूज़ करो, और जब आपने इसको ऑनलाइन यूज़ करना तो आप यहाँ पे यूज़ कर दो फायरबेस डिप्लॉय। थोड़ा सा आपने वेट करना है, जस्ट ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट को होस्ट भी करेगा, आपको यूआरएल भी क्रिएट करके देगा और आपको कंसोल का भी देगा। ये देखिए और बस कमांड एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे, और ये हमें बता रहा है कि 4 फाइल्स फाइंड इन लिस्ट फ़ोल्डर, क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक इसको लिस्ट दिया हुआ था। और अगर यहाँ पे इसको मैं पब्लिक रहने देता तो मैं इसका जो नेम है यहाँ पे पब्लिक करता। जो यहाँ पे नेम वो वाला यहाँ पे नेम होना चाहिए, नेम आपके मैच करने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कोडिंग के अंदर आपके कोड ही होता है ना, यूआरएल होते हैं, इसके अलावा आपके लिंक्स होते हैं, अगर उनमें कोई भी इश्यू आता है तो आपका कोड सही से एग्जीक्यूट नहीं करता। अब ये हमारे पास हो गया डिप्लॉय, अब यहाँ मेरे पास आ गया डिप्लॉय कंप्लीट। ये मेरे पास फर्स्ट आ गया कंसोल के लिए और सेकंड मेरे पास आ गया मेरे प्रोजेक्ट का यूआरएल। इसको मैं कंट्रोल और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन किया, आई एम बूम, ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट होस्ट हो गया। देखो सेम ये प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब जो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे लोकल पीसी पे था हमने उसको फायरबेस के ऊपर होस्ट कर लिया और आपने इसको देख लिया कितने हमने इजी वे के अंदर इसको होस्ट किया। या सिंपल सी कमांड्स हैं उनको आपने ज़हन में रखना है और आपका जो कोड है वो परफेक्टली वर्क भी करेगा। आप फायरबेस होस्टिंग को रिएक्ट के लिए अपने नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। अगर आपकी इसमें ज़रूर हेल्प हुई है इन 7 डेज़ चैलेंज के अंदर, अगर आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि ये सीरीज़ 7 डेज़ आपके लिए हेल्पफुल रही, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।